हेलो गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 12th क्लास की बुक है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। दोस्तों इसका नाम पहले अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर था, तो सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से चेंजेस आई है, उसमें इसका नाम बदल के न्यू सेंटर्स ऑफ पावर रख दिया गया। दोस्तों तो इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका के अलावा भी कुछ दूसरी सेंटर्स ऑफ पावर थी, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते दोस्तों। सबसे पहले बात करते दोस्तों पहले टॉपिक की। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूरोपियन यूनियन का दोस्तों, और यूरोपियन यूनियन के ऊपर बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा 6 मार्क्स के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। तो इसके जो टॉपिक है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। पहले पार्ट में हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन का, दूसरे पार्ट में हम इसकी पावर्स पढ़ेंगे, और तीसरे पार्ट में हम इसकी लिमिटेशंस को पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसके 3 पार्ट्स हैं और तीनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इवोल्यूशन की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, कि यूरोपियन यूनियन किस तरीके से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और किस तरीके से पूरा कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आपको इवोल्यूशन को मैं आपको 4 पॉइंट्स में बिल्कुल क्लियर कराऊंगा टॉपिक को। सबसे पहली जो शुरुआत थी यूरोपियन यूनियन की वो हुई 1945 के अंदर विद द मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या दोस्तों, आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम के अंदर अक्सर 1 मार्क्स में कई बार पूछा कि व्हाट इज मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान क्या है? मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने यूरोप की इकोनॉमीज को रिवाइव कराने के लिए दोस्तों, यूरोप की इकोनॉमीज को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए अमेरिका ने बहुत सारी पैसों से हेल्प की थी। तो मतलब अमेरिका गेव अ मैसिव फाइनेंशियल हेल्प टू रिवाइव द यूरोपियन इकोनॉमीज। इट इज सिंपली कॉल्ड द मार्शल प्लान दोस्तों, इसको बोला जाता है मार्शल प्लान। इसकी शुरुआत हुई थी 1945 के अंदर दोस्तों। अब बात करते हैं इसके सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या था? वो भी मार्शल प्लान से जुड़ा हुआ है दोस्तों। मार्शल प्लान के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था OEEC। इसकी फुल फॉर्म थी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन दोस्तों। नाम से बिल्कुल क्लियर है, ये जो ग्रुप बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था कि जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं उन सभी के जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपस में सभी लोग कोऑपरेट करके रह सके और एक दूसरे के डेवलपमेंट में हेल्प कर सके दोस्तों। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की दोस्तों। थर्ड पॉइंट इज द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया पिछले सेकंड वाले पॉइंट में जो है हमारा OEEC की शुरुआत हुई, तो उसका ईयर था 1948। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ यूरोप, इसका ईयर था 1949 दोस्तों। और काउंसिल ऑफ यूरोप के अंदर क्या था दोस्तों, ये जो ग्रुप बनाया गया था उसका पर्पस था कि किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज की जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इनके राजनीतिक प्रॉब्लम्स हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए और पॉलिटिकल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए ये ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था काउंसिल ऑफ यूरोप। और ये बना कब? 1949 के अंदर दोस्तों। 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहले हमने मार्शल प्लान पढ़ा, दूसरे पॉइंट में हमने OEEC के बारे में पढ़ा, तीसरे पॉइंट में हमने काउंसिल ऑफ यूरोप के बारे में पढ़ा, और चौथा पॉइंट क्या कहता है? जैसे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होते के साथ ही पूरा जो यूरोप था जो पहले 2 पार्ट्स में बटा हुआ था, हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो यूरोप जो 2 पार्ट में बटा हुआ था, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेट होने के बाद पूरा यूरोप एक पार्ट में यूनाइट हो गया और यूरोपियन यूनियन बन के कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो ये टॉपिक था हमारा इवोल्यूशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन दोस्तों। इसके ऊपर कई बार 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इससे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसका नेक्स्ट टॉपिक, पावर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन दोस्तों। तो क्या क्या इसकी पावर्स है यूरोपियन यूनियन की जो उसको एक बहुत बड़ा संगठन बनाती है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। पढ़ते हैं इसके बारे में। 4-5 पॉइंट्स की पावर पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं पावर में इसके कि जो यूरोपियन यूनियन है दोस्तों, जितने भी उसके मेंबर्स हैं उन सब की कॉमन फाउंडिंग डेट है, कॉमन करेंसी है जिसका नाम है यूरो, कॉमन एंथम है उनका दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं उन सब की कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज भी है। मतलब क्या है दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब है कि विदेश नीति और सुरक्षा नीति और इनकी करेंसी हर तरीके से पूरे यूरोपियन यूनियन की क्या है दोस्तों, बिल्कुल समान है, एक जैसी है। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की दोस्तों। अगला पॉइंट क्या था आपसे कि जो कंबाइंड आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब जो यूरोपियन यूनियन के देशों की जो कंबाइंड आर्म्ड फोर्स है वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स के अंदर आती है दोस्तों।
और बात करें इसकी अगले पॉइंट में, तो इसका एक मेंबर है फ्रांस, जिसके पास वीटो पावर है दोस्तों। अब आप इसे दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो, इट्स मेंबर फ्रांस होल्ड द परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएनएससी के अंदर एक मेंबर ऐसा है इसका यूरोपियन यूनियन का, जिसका नाम है फ्रांस, जिसके पास वीटो पावर है, या हम बोल सकते हैं जो कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है दोस्तों। और इसके अलावा अगले पॉइंट में क्या है कि और भी बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ऐसे हैं जो कि यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं दोस्तों। तो बहुत सारे मेंबर्स नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं, और एक मेंबर ऐसा है जो जिसके पास वीटो पावर है या जो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। आगे बात करते हैं दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का जो वर्ल्ड के अंदर ट्रेड का शेयर है वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब दुनिया के अंदर जितना भी व्यापार होता है उसका जो शेयर होता है, जितना अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर व्यापार करता है उससे 3 गुना ज़्यादा जो शेयर किसका है, यूरोपियन यूनियन का है दोस्तों। और इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो यूरोपियन यूनियन की 2005 के अंदर, साल 2005 के अंदर यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपी थी वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट जीडीपी बनी विद द $12 ट्रिलियन दोस्तों। तो 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, 12 ट्रिलियन की जीडीपी थी पूरी यूरोपियन यूनियन की, और ये 2005 के साल में दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी ग्रोथ बनी दोस्तों। तो ये हमारी कुछ पावर्स थी जिसमें हमने डिटेल में पावर्स को पढ़ा यूरोपियन यूनियन की। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की दोस्तों। तो इसकी लिमिटेशन बड़ी सिंपल सी है और सिर्फ 2 लिमिटेशन है इसकी। सबसे पहले लिमिटेशन की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि पूरे यूरोपियन यूनियन की कॉमन सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी है, मतलब इनकी समान विदेश और सुरक्षा नीति है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि कई बार ऐसे चांसेस भी आते हैं जब इनकी जो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी है, इनके मेंबर्स की पॉलिसीज आपस में कई बार क्लैश कर जाती है। क्लैश का मतलब कई बार ऐसे चांसेस आते हैं दोस्तों जब इनकी जो पॉलिसीज होती है उनमें टकराव हो जाता है दोस्तों। तो ये इसकी पहली कमी है, इसका पहले लिमिटेशन है। दूसरे लिमिटेशन की बात करें दोस्तों, तो वो दूसरा लिमिटेशन है इसकी जो कॉमन करेंसी है यूरो। अभी हमने पढ़ा था कि इसकी कॉमन करेंसी यूरो है। उस यूरो को एक्सेप्ट करने से यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो इसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर ब्रिटेन दोस्तों। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी, और बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर इसी तरीके से आता है, व्हाट आर द पॉइंट्स, हाउ द यूरोपियन यूनियन इज अ सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, जिसमें आपको बताना है कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा आर्थिक और राजनीतिक संगठन है और क्या क्या इसकी कमियां हैं दोस्तों। तो बड़ा संगठन क्या आप कैसे बताओगे, आपको उसके 4 मार्क्स 4 पॉइंट्स की पावर्स के बारे में लिखना है, और 2 पॉइंट्स में जो है दोस्तों इसके बारे में आपको इसकी लिमिटेशन को कवर अप करना है। तो इस तरीके से आपका 6 मार्क्स के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, लेकिन अगले टॉपिक के बात करने से पहले आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मेंबर है जिसने रिसेंटली अभी यूरोपियन यूनियन को क्विट कर दिया, छोड़ दिया है, तो मेंबर है ब्रिटेन दोस्तों। तो ब्रिटेन ने पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया दोस्तों। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एशियान, ASEAN दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब हमारे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जितने भी देश आते हैं उन देशों ने मिलकर अपने ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है एशियन। और इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो एशियन की शुरुआत हुई थी 1967 के अंदर। और कैसे शुरुआत हुई थी दोस्तों, 5 देशों ने इसकी मिलकर शुरुआत की थी। इनके मैं नाम आपको बता देता हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर दोस्तों। तो ये 5 देश थे। इन 5 देशों ने एशियन की शुरुआत की। इन 5 देशों ने बैंकॉक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया। एक दस्तावेज था जो कि प्रॉपर तरीके से, फॉर्मल तरीके से संगठन की शुरुआत करता है एशियन की दोस्तों। कौन सा ईयर था, 1967 दोस्तों। आगे बात करते हैं इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको बनाने का जो मेन मकसद क्या था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द मेंबर स्टेट्स, कि जितनी भी इनकी मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी एशियन के मेंबर्स हैं दोस्तों, उनकी किस तरीके से इकोनॉमी की रेट को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से उसको एक्सेलरेट किया जाए, ये इसका प्राइमरी मोटिव था दोस्तों। अब बात करते हैं इसके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की। तो दूसरा मोटिव क्या था दोस्तों इसका, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर। अब यूएन चार्टर क्या है दोस्तों, आपको पहले बता देता हूँ। यूएन चार्टर एक यूएन का रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके अकॉर्डिंगली पूरी दुनिया के अंदर शांति को स्थापित किया जाता है दोस्तों। तो यही है इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव
कि यूएन चार्टर को फॉलो करते हुए, यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स को मानते हुए दुनिया के अंदर शांति और स्टेबिलिटी को बनाए रखा जाए दोस्तों। तो ये था इसका प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। शुरुआत इसकी 5 देशों ने की थी मिलकर दोस्तों। आगे आने वाले सालों में इसके साथ 5 देश और जुड़े। मैं इन 5 के आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले ब्रूनी दारुसलाम, वियतनाम, म्यांमार, लाओ पीडीआर एंड कंबोडिया दोस्तों। तो ये 5 देश पहले थे, 5 देश आने वाले टाइम में बढ़े और इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो 5 से बढ़ के 10 हो गई दोस्तों। तो ये आपका एशियन का टॉपिक है, 4 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। अब एशियन से रिलेटेड ही आपके 1-1 और 2-2 नंबर के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, वो भी एग्जाम में आते हैं, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एशियन वे क्या होता है दोस्तों? एशियन वे इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट, कोऑपरेटिव एंड इनफॉर्मल। मतलब क्या है इसका कि एशियन वे एक तरीका है इनके मेंबर स्टेट्स को कोऑपरेट करने का, जिससे कि वो पूरे कोऑपरेटिव मैनर में आपस में रह सके, और नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट मतलब कोई भी उनके बीच में टकराव ना हो दोस्तों। तो ये इसको एशियन वे बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करें ARF, एशियन रीजनल फोरम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ARF की शुरुआत 1994 के अंदर हुई दोस्तों। और इसका बड़ा सिंपल सा काम है। इसका काम ये है कि टू कोऑर्डिनेट द फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ एशियन। एशियन के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की सुरक्षा नीति और विदेश नीति को मैनेज करना, उन सभी को आपस में कोऑर्डिनेट करना, जिससे कि इनके आपस में कोई भी टकराव ना हो दोस्तों। तो ये है आपका ARF दोस्तों। और भी इसके ऊपर कुछ 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं और आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि व्हाट इज एशियन विजन 2020। एशियन विजन 2020 की बात करें तो एशियन विजन 2020 एशियन का ही एक विजन है जो 2020 को लेके बनाया गया था। उसका विजन क्या है? एशियन को रोल को आगे बढ़ाना, इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ाना। और कौन सी पॉलिसी को फॉलो करते हुए? स्पेशली टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेगोशिएशन रेदर देन द कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि एशियन के रोल को आगे बढ़ाना। किस तरीके से आगे बढ़ाना? एक पॉलिसी को अडॉप्ट करते हो। पॉलिसी क्या है कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं मेजरली उन सभी को नेगोशिएशन से, उन सभी को बातचीत करके सॉल्व करना, बजाय कि लड़ाई झगड़े के दोस्तों। तो ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस थे जो कि 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे टॉपिक थे कुछ यूरोपियन यूनियन के ऊपर और एशियन के ऊपर। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन जो भी आते हैं मैंने आपको बता दिया। एशियन के ऊपर 4 मार्क्स में आ सकता है और 1-2 नंबर के इसके बाकी जो सब पार्ट्स हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसमें आपको बता ही दिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके 6 मार्क्स में पूछा जाता है। इसमें आपको 4 पॉइंट उसके पावर्स बतानी होती हैं, बाकी 2 उसकी लिमिटेशंस बतानी होती है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ यही टॉपिक्स रखते हैं, बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो दूसरी पार्ट के अंदर हम कवर अप करेंगे। तो ये वीडियो इतनी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।